Hello everyone, welcome on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys have seen through the thumbnail what we are going to discuss in our today's video lecture. In our today's video we are going to discuss the question paper of TGT English of 2018. So guys, let's start this section. और आपको ये पता ही होगा कि जो इंग्लिश का सेक्शन है वो 60 मार्क्स कैरी करता है टीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में। तो हम क्वेश्चन नंबर 91 से 150 तक डिस्कस करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनकी आंसर की को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रेड पॉपुलर तमिल थ्रिलर and could weave endless stories and anecdotes on varied subjects in R.K. Lakshman's story in the textbook Moments. गाइज जो ये क्वेश्चन है 9th क्लास की NCERT की इंग्लिश की बुक से लिया गया है और जो मोमेंट्स उस टेक्स्ट बुक का नाम है R.K. लक्ष्मण की वो बुक है, उस बुक से ये लिया गया है। और इसमें ये पूछा गया कि हु रेड द तमिल थ्रिलर्स, कौन पढ़ता था तमिल थ्रिलर को, एंड कुड वीव, और कुड वीव बुन सकता था, एंडलेस कभी न समाप्त होने वाली स्टोरीज कहानियाँ, एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट इन R.K. लक्ष्मण्स स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक मोमेंट्स। सो गाइस, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ईश्वरन होता है जो इस स्टोरी का एक करेक्टर होता है जो कि एंडलेस स्टोरीज वीव कर सकता है, किसी भी टाइम पर वो कोई भी कहानी वो बुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन गाइस आपको पता ही होगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जिसमें कोई भी समूह में चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया जाए वो समूहवाचक संज्ञा होती है। नाउन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। सो गाइज इस क्वेश्चन में जो नोट है उसके ऊपर ध्यान देना है हमने। इज़ नॉट अ कलेक्टिव नाउन, कि बाकी तीन तो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है, बट ऐसा कौन सा एक है जो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए गाइज, लेट्स डिस्कस इट्स ऑप्शंस। ऑडियंस, ऑडियंस होते हैं श्रोतागण, यानी कि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। नेक्स्ट है क्वायर, क्वायर होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, यानी कि गाने बजाने वालों का एक समूह, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी होता है किसी कोर्ट में काम करने वाले लोगों का एक समूह होता है जो ये डिसाइड करते हैं कि जिस भी व्यक्ति पर, जिस भी पर्सन पर मुकदमा चलाया गया है वो वास्तव में गिल्टी है या नहीं। तो जूरी इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन। बट जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कंट्री। कंट्री होता है देश, जो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल नहीं है, वो एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 93। चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। हमने इस सेंटेंस की जो सही नकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसमें नोट यूज़ करना है। कैसे हम उसको नेगेटिव बना सकते हैं, जो सेंटेंस उसको रीड करते हैं पहले। हाउ कैन आई एवर रिपे यूर डेब्ट, मैं तुम्हारा जो ऋण है उसको कैसे रिपे कर सकता हूँ। तो हमें उसके अंदर नोट या फिर नेवर उसके अंदर लगाना है। आई कैन नॉट एवर रिपे यूर डेब्ट, मैं तुम्हारा जो डेप्ट है उसको रिपे नहीं कर सकता। बट इसमें जो कैन नॉट और एवर, इसकी बजाय कैन और नेवर हो तो वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा। दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट है बी। बी है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 93 का, आई कैन नेवर रिपे यूर डेप्ट, मैं कभी भी तो जो तुम्हारा ऋण है वो कभी भी वापस नहीं कर सकता। सो जो इसका करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज वर्ड बैंक इज नॉट यूज्ड एज अ नाउन। इनमें से जो चार सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से किस में बैंक वर्ड एज ए नाउन यूज नहीं हुआ है। नाउन हमको पता है कि संज्ञा होती है किसी का भी नाम। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके जो ऑप्शन है उनको रीड करते हैं। वी बैंक विद द ICI, हम ICI के साथ बैंक करते हैं। सो जो इसमें बैंक वर्ड आया वो एज ए वर्ब आया है, ना कि एज अ नाउन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। द बैंक वाज विद इन रीच, द बैंक इसमें एज ए नाउन यूज हुआ है। हिज बैंक अकाउंट, इसमें भी एज अ नाउन यूज हुआ है। हाउ कुड अ मैन विद 2 मिलियन इन द बैंक,
यहाँ पर भी एज ए नाउन यूज़ हुआ है, बट इन द ऑप्शन नंबर ए ये एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। और बैंक का वर्ब का जो मीनिंग होता है वो होता है बैंक के अंदर लेन देन रखना या फिर पैसे जमा करना, निकालना, उस प्रोसेस को ही बैंकिंग बोला जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। हमने एक करेक्ट वर्ड देखना है जिससे हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू डैश अ yarn when you listen to a long speech on the value of time। जब भी आप कोई लॉन्ग स्पीच सुनते हो वैल्यू ऑफ टाइम पर, तो ये बहुत मुश्किल होता है यान को समुद्र करना। यान होता है जैसे हम उबासी लेते हैं, तो कोज होता है कारण, समुद्र होता है आसानी से, और फायर होता है आग, अलाउ होता है अलाउ करना, किसी भी चीज़ की सहमति देना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्मूदर। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू स्मूदर अ yarn when you listen to a long speech on the value of time। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इन के ए अब्बास स्टोरी टाइटल्ड भोली, जो के ए अब्बास की स्टोरी है उसका जो टाइटल है भोली, हु हेल्प्ड भोली ओवरकम सोशल बैरियर्स बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर। जो ये भोली चैप्टर है वो 10th क्लास की NCERT की इंग्लिश की बुक से लिया गया है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो के ए अब्बास की स्टोरी है भोली, उसमें कौन हेल्प करता है भोली को टू ओवरकम सोशल बैरियर्स बाय इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर। उसको कौन मोटिवेट करता है, कौन उसको एनकरेज करता है, जो भी सोशल बैरियर्स होते हैं, सामाजिक बाधाएं हैं, उनके ऊपर विजय पाने में कौन उसकी हेल्प करता है। भोलीज टीचर, भोलीज मदर, भोलीज ग्रैंडफादर और भोलीज सिस्टर। सो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भोलीज टीचर। जो भोली की टीचर है वही उसको हेल्प करती है इन सभी सामाजिक बाधाओं को ऊपर विजय पाने में, उसको वो एनकरेज करती है, उसको मोटिवेट करती है। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज सिंगुलर। इनमें से कौन सा नाउन सिंगुलर है। लाइस, लाइस होता है जुएं, ये भी ऑलरेडी प्लूरल है। गीज, गीज होता है बत्तखें, जो इसका सिंगुलर फॉर्म है वो होता है गूज, GOOSE। गूज होता है बत्तख और गीज होता है बत्तखें, तो ये भी प्लूरल है। एक्वेरियम, एक्वेरियम होता है मछली के रखने का एक बॉक्स होता है कांच का जिसके अंदर मछलियों को रखा जाता है, ये एक सिंगुलर नाउन का एग्जाम्पल है। और जो बैक्टीरिया है ये भी प्लूरल नाउन का एग्जाम्पल है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। द रोड नॉट टेकन इज़ अ पोएम बाई। जो ये पोइम है द रोड नॉट टेकन वो किसके द्वारा लिखी गई है। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, यानी कि व्याकरणिक रूप से वो पूरी तरह से शुद्ध है। इफ़ यू विल रन यू विल कैच द बस। तो जो इस सेंटेंस है इसमें एक एरर है, वो क्या है, दो जगह इसके अंदर विल आ गया। इफ़ यू विल रन डेफिनेटली यू विल कैच द बस, बट ये जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ईदर ऑफ हिज फोर ब्रदर। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर आएगा, ईदर ऑफ इसमें गलत है। यू शुड शटल द डिस्प्यूट इन अमिकेबल वे। तुम्हें डिस्प्यूट को शटल कर देना चाहिए, सेटल की जगह सोल्व आएगा, ये भी इस इनकरेक्ट है। तो जो 99 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ही इज़ मेकिंग अ डिटरमिन्ड एफर्ट टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100। व्हाट डिजीज डज जोन्सी हैव इन ओ हेनरीज स्टोरी द लास्ट लीफ। जो ये स्टोरी है ओ हेनरी की, ये भी 9th क्लास का एक चैप्टर है इंग्लिश की NCERT बुक से, उसी लिया गया है। उसमें उसको क्या बीमारी होती है, जो द लास्ट लीफ है ओ हेनरी की स्टोरी, उसमें जोन्सी को क्या बीमारी होती है, हमने उस बीमारी का नाम इसके अंदर बताना है। ऑटिज्म होता है उसको, कैंसर होता है, या फिर सिजोफ्रेनिया होता है, या फिर न्यूमोनिया होता है। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
उसको न्यूमोनिया होता है। द लास्ट लिव स्टोरी में जॉन्सी को न्यूमोनिया होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पोइम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 101 टू 108। अब इसमें जो पोइम दी गई है हमने उसको रीड करना है और आगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 101 से स्टार्ट करके 108 तक हमने उनके आंसर देने हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पढ़ने से पता चल जाएगा, जो ये पोइम है वो 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से ली गई है और जो ये पोइम का नाम है वो है डैफोडिल्स एंड दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लेट्स रीड दिस पोइम। I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. इसमें जो कवि होता है वो क्या कह रहा होता है फर्स्ट पैराग्राफ में, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादलों की तरह अकेले ही घूम रहा था, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो घाटियों के ऊपर पहाड़ियों के ऊपर तैरते रहते हैं। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, जब मैंने एकदम से देखा एक भीड़ के ऊपर मेरी नज़र पड़ी, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और उसकी नज़र किसके ऊपर पड़ी, बहुत सारे डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे, उसकी नज़र उनके ऊपर पड़ी। बिसाइड द लेक, लेक के पास, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो हवा में ऐसे लहला रहे थे, डांस कर रहे थे। जो कवि है जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं उनके बारे में बता रहा है कि वो कैसे बादलों की तरह अकेला घूम रहा था और कैसे उसकी नज़र पड़ी उन डैफोडिल्स जो के फ्लावर्स के ऊपर, जो कि हवा में फ्लटरिंग कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए गाइस इसका। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार जैसे कि तारे चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 sigh at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अब वो जो स्टार्स की तरह वो चमकते रहते हैं लगातार। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे कि आसमान में जो अंतरिक्ष है, स्पेस है, उसको मिल्की वे बोला गया है। जैसे वहाँ पर वो जो तारे हैं टिम करते रहते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो एक नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में ऐसे लगते हैं उसको। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, किसी खाड़ी की पास के जो मार्जिन होता है उस तक साथ साथ वो चलते रहते हैं, यानी कि काफ़ी लंबे जगह तक हैं डैफोडिल्स के फ्लावर्स ही फ्लावर्स देख रहा वो। टॉसिंग देयर 10,000 साई एट अ ग्लांस, अब देखिए इस लाइन में क्या बोला गया है, 10,000 साई एट अ ग्लांस, एक नज़र में उसकी नज़र कितने, उसने क्या अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा लगाया, 10,000 होंगे जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, कि वो अपने सिरों को ऐसे हिला रही हैं। स्प्राइटली डांस, वो बड़े ही लाइवली तरीके से वो डांस कर रही हैं। इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं वो और देखिए गाइस। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, अ पोइट कुड नॉट but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. कि जैसे the waves beside them danced, उनके पास पास जो लहरें हैं वो भी डांस कर रही हैं। but they outdid the sparkling waves in glee, कैसे शानदार लहरों की तरह वो खुशी में झूम रहे हैं। a poet could not but be gay, कवि कुछ नहीं कर सकता बट इन सच अ जोकंड कंपनी, लेकिन इतनी अच्छी कंपनी में, इतनी खुशनुमा वातावरण में। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता रहता हूँ बट लिटिल थॉट, लेकिन एक छोटा सा विचार उसके माइंड में आता, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रोट, कि कितना खूबसूरत मैंने प्रकृति का नज़ारा देख लिया, कितना सुंदर खजाना मैंने देख लिया है। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils. इसके जो फाइनल पैराग्राफ में कवि क्या बोलता है कि जब भी मैं खाली पड़ा होता हूँ, अपने खाली टाइम में, अपने बोरिंग टाइम में, अपने चिंताग्रस्त टाइम में, पेंसिव होता है, पूरे थॉटलेस, मतलब विचारहीन है वो पूरी तरह से। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो फ्लैश करते हैं उसकी अंदरूनी जो आंखें हैं उनको वो खोल देते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स,
तब उसका जो हृदय है वो खुशी से भर जाता है एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के फ्लावर्स के साथ ही वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। लेट्स सॉल्व इट्स क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस इस पोइम से पूछे गए हैं, देखिए कैसे उनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, द पोइट वाज डैश टू सी अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अब जो कवि है वो क्या पूछ रहा है इसमें, द पोइट वाज डैश टू सी अ होस्ट ऑफ, जब भी उसने वो गोल्डन डैफोडिल्स को देखा है तो वो क्या हो गया था, थ्रिल्ड खुशी से भर गया था, अलार्म्ड सचेत हो गया था, अम्यूज्ड हैरान हो गया था, फिर डिजेक्टेड नाराज हो गया था, फिर उदास हो गया था। सो गाइज जो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, थ्रिल्ड। वो बड़े ही रोमांचकारी मूड से वो भर गया था, खुश हो गया था वो पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए गाइज, द पोइट कंपेयर्स द डैफोडिल्स विद, जो कवि है वो डैफोडिल्स को किसके साथ कंपेयर करता है। ऑप्शन रीड करते हैं गाइस इसके, क्लाउड्स बादलों के साथ, स्पार्कलिंग वेव्स जो शानदार लहरें हैं उनके साथ, या फिर काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन अ मिल्की वे, और स्प्राइटली डांस। गाइस आपको पता चलेगा पोइम पढ़ने से कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द मिल्की वे, कि वो अनगिनत तारों के साथ उसकी वो तुलना करता है डैफोडिल्स के फ्लावर्स की। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए गाइस, व्हाट इज नॉट स्टेटेड इन द पोइम, पोइम में क्या बात नहीं कही गई है। नोट के ऊपर बोल्ड किया गया गाइस, सो यू हैव टू पुट योर आइज इन फुल अटेंशन, कि नोट यहाँ पर आया तो हमने उस ऑप्शन को चूज करना है जो कि पैराग्राफ में नहीं बताया गया, जो स्टेटेड नहीं है। इसके ऑप्शंस देखिए गाइस, द साइट ऑफ डैफोडिल्स फील्स द पोइट्स माइंड विद डिलाइटफुल वंडर एंड प्लेजर, जो डैफोडिल्स का देखने का दृश्य है वो कवि के दिमाग को और उसके मन को बड़ी प्रसन्नता से भर देता है। सो गाइज ये लाइन बिल्कुल कही गई है पोइम में, द रिकलेक्शन ऑफ दैट सीन ब्रिंग्स द सेम जॉय लेटर टू, जब इस दृश्य को वो कवि याद करता है बाद में फिर से वो उसी खुशी से भर जाता है, बिल्कुल वो फिर से उसी खुशी से भर जाता है जब भी वो सुहावने दृश्य को याद करता है। नेचर हैज़ द पावर टू ब्रिंग जॉय इन सैडनेस, बिल्कुल सही, ये बात भी कही गई है। लास्ट पैराग्राफ में बोला गया है व्हेन काउच आई लाई, इस पैराग्राफ में जब भी उसके वैकेंट और पेंसिव मूड में होता है तो वो उसके लिए वही खुशियाँ दोबारा ले आती है। ऑप्शन नंबर डी देखिए गाइज, द पोइट एक्सपीरियंसेस लोनलीनेस एंड सैडनेस एट द साइट ऑफ डैफोडिल्स, इसमें क्या बोला गया, कवि एक्सपीरियंस करता है, कवि को क्या अनुभव करता है जब भी डैफोडिल्स को देखता है। ये बोल रहे हैं कि कवि को बड़ी उदासी फील होती है जब वो डैफोडिल्स को देखता है। तो गाइज ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, तो इसमें नोट ही पूछा था, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, द फर्स्ट लाइन आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सबसे पहली लाइन है द फर्स्ट लाइन आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक इकलौते बादल की तरह घूम रहा हूँ। सो गाइज ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल सिमिली का, क्योंकि जब भी सेंटेंस में एज और लाइक आया हो तो वो सिमिली का एग्जाम्पल होता है। एक प्रकार से वो खुद को कंपेयर कर रहा है क्लाउड्स के साथ। आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की भांति ऐसे ही वेंडर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच in fluttering and dancing in the breeze and tossing their heads in sprightly dance। So guys जो 100 क्वेश्चन नंबर है 105, इसका जो क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन या फिर एलिट्रेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, यानी कि मानवीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या बोला जा रहा है, जब प्राकृतिक चीज़ों पर मानवीय भावनाओं या फिर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, पर्सोनिफिकेशन उसमें होता है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, अब जो डैफोडिल्स हैं वो फ्लावर्स हैं, वो डांस कर रहे हैं, वो एक नेचुरल चीज़ है, और डांसिंग ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। तो यहाँ पर जो पर्सोनिफिकेशन है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए गाइस, 10,000 sigh at a glance, tossing their heads in sprightly dance।
हियर स्प्राइटली डांस मीन्स, जो ये लाइन है स्प्राइटली डांस, इसमें इसका क्या मतलब है स्प्राइटली डांस का? अ स्लो डांस, बिल्कुल धीमा डांस, लाइवली, बिल्कुल जीवित, डांस ऑफ द स्पिरिट्स, स्पिरिट्स आत्माओं का डांस, अ लिस्टलेस डांस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइवली डांस। ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कि वो एक जीवित तरीके से नृत्य कर रहे हैं, जैसे कि मानो भी कोई नृत्य कर रहा हो, ऐसे हिला रहे हैं, वो हिलोरे ले रहे हैं हवा में। क्वेश्चन नंबर 107, अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। हियर जोकंड कंपनी रेफर्स टू, जोकंड कंपनी का मतलब क्या है यहाँ पर? हाई स्पिरिटेड मैरी फ्रेंड्स ऑफ द पोइट, कवि के बिल्कुल खुशी मनाने वाले, बिल्कुल अच्छे जिंदा दिल फ्रेंड्स, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के फ्लावर्स, स्टार्स ट्विंकलिंग इन द मिल्की वे, या फिर वेव्स डांसिंग इन द गली। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी। वो जोकंड कंपनी किसके बारे में बोल रहा है? वो अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के फ्लावर्स की कंपनी को वो एक जोकंड कंपनी बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ पेंसिव। पेंसिव होता है गाइस थॉटलेस, विचारहीन, जिसको बोल देते हैं। इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ, उसका सिनोनिम ने उसका अपोजिट है, रिफ्लेक्टिव, फिलोसफिकल, विस्टफुल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, थॉटलेस, विचारहीन होता है। और जबकि पेंसिव होता है थॉटफुल, पूरा विचारशील, पूरा मतलब जब चिंताग्रस्त माहौल में बैठा हो कोई व्यक्ति, तब वो, ये पोइम में भी आई है पैराग्राफ में बात कि इन द फाइनल स्टेंज ऑफ द पोइम में बोला गया है, जब ये अपने पेंसिव और वैकेंट मूड में बैठा होता है तो गोल्डन डैफोडिल्स की जो मेमोरी है वो फिर से उसको खुशियों से भर देती है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए गाइस, स्प्रेडिंग रूमर्स इज एन एंटी सोशल एक्टिविटी। अफवाहें फैलाना एक गैर सामाजिक क्रिया है। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? स्प्रेडिंग रूमर्स, वो क्या है गाइस? हमने वो चीज़ बतानी है। वो एक पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, जीरंड है, या फिर नन ऑफ दीज है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जीरंड होता है जब कोई भी नाउन और उसके साथ नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, तो वहाँ एज ए नाउन यूज़ हुई तो वो जीरंड होती है। जब भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो और वो एज ए नाउन यूज़ हुई हो तो वो जीरंड होती है। अब देखिए यहाँ पर स्प्रेड, ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आईएनजी लगा हो और वो एज ए नाउन यूज़ हो रही हो, तो गाइस वो क्या होती है? जीरंड होती है। क्वेश्चन नंबर 110, डैश इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। इमिग्रेंट, हैंडीकैप, अपार्थिड, मार्जिनलाइज्ड। ऐसी कौन सा नाम है इनमें जो एक राजनीतिक प्रथा है और जो सेपरेट करता है लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी नस्ल के आधार पर, उनके रंग के आधार पर लोगों को अलग करता है? तो वो क्या है गाइस? ये 10th क्लास की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक से लिया गया है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अपार्थेड। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 110 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अपार्थेड होता है, इसको रंग भेद की नीति बोलते हैं, जिसमें लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, कलर्स और कास्ट। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए गाइस, व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन ऑस्कर विल्ड्स स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। ऑस्कर विल्ड की जो हैप्पी प्रिंस स्टोरी है उसमें कौन कौन सी जो प्रेशियस थिंग्स है उनको मेंशन किया गया है? द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को, अ लार्ज रेड रूबी को, बड़े लाल रूबी को, या फिर द लिडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, एक लिडन हार्ट और डेड बर्ड को, या फिर हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो। सो गाइस जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द लिडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। इसके अंदर जो प्रेशियस थिंग्स हैं वो यही दो है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट टेक द वोवल साउंड ई। जो गाइस ये सिंबल आप देख रहे हो, जो ये सिंबल है ऐसे इनके बीच में यहाँ पे देख रहे हो आप, तो ये जो साउंड है वो किसकी साउंड कर रहा है? लॉन्ग ई को, बड़ी ई को वो साउंड कर रहा है। तो वो इनमें से
किस में ये साउंड नहीं आ रही है। देखते हैं इसको स्पीक करके, इसको प्रोनाउंस करके। डीप, डीप में भी आ रही है, डीप लॉन्ग ई आ रही है। कंप्लीट इसमें भी आ रही है, ड्रीम इसमें भी आ रही है। बट दिस को हम एकदम से बोल देते हैं, यहाँ पर कोई भी बड़ी की साउंड नहीं आ रही है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हु इज़ द राइटर ऑफ हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये जो राइटर पूछा गया है इसमें, इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सुधा मूर्ति की ये राइटर हैं जिनके द्वारा रचना की गई है, वाक उनका ये हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। 113 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एजेरेटिव सेंटेंस। हमने इस सेंटेंस को एजेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। 114 के ऑप्शंस रीड करिए गाइस। पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं एक बार। हाउ वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दिस प्रॉब्लम। अभी जो ये है ये इंटेरोगेटिव है, हमने इसको एजेरेटिव बनाना है। एजेरेटिव होता है सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। हाउ वाइज ऑफ हर, कि वो कितनी बुद्धिमान है कि टू एंटिसिपेट कर लेते हैं दीज प्रॉब्लम्स को। इट इज़ वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दीज प्रॉब्लम्स। सी इज़ वेरी वाइज एंड एंटिसिपेट्स द प्रॉब्लम। इट वॉज इंडीड वेरी वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट देयर प्रॉब्लम। सी एंटिसिपेटेड द प्रॉब्लम्स इन एडवांस। सो जो 114 का आंसर एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इट इज़ वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दीज प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही उसकी बुद्धिमानी है कि वो किसी प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 115। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है भाववाचक संज्ञा। डेथ मृत्यु, डार्कनेस अंधेरा, फियर डर, डर्ट धूल। इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। बाकी सारी ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन जो डर्ट है वो एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का वो एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए गाइस। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमने जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, अदर स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज, द ऑफ, मैनी, द वेरी एग्जिस्टेंस इज थ्रेटनिंग, इनको कंबाइन करके, इनको एक ऐसे सीक्वेंस में लगा करके इनको सॉल्व करने की एक मीनिंगफुल सेंस दे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस ये बन जाए। मैनी ऑफ द अदर स्पीसीज वेरी एग्जिस्टेंस इज थ्रेटनिंग ह्यूमन स्पीसीज। सो गाइस आपको पता ही होगा जो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब गाइस आप इसमें क्या देख रहे हैं, मैनी ऑफ द अदर स्पीसीज वेरी एग्जिस्टेंस। अब चलिए ये मान लेते हैं कि नाउन है बट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आई, सीधा ही वेरी एग्जिस्टेंस इज बाद में जाके दे, तो ये सही नहीं है। ह्यूमन स्पीसीज वेरी एग्जिस्टेंस, अब यहाँ पर भी ह्यूमन स्पीसीज एज ए नाउन हम ले सकते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो यहाँ पर भी ये गलत हो गया। नेक्स्ट द ह्यूमन स्पीसीज इज थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी अदर स्पीसीज। जो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। द ह्यूमन स्पीसीज इज थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी अदर स्पीसीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117। द 100 ड्रेसेस बाई E.L. Bezoar ईस्टर इज। जो ये 100 ड्रेसेस है ये भी 10th क्लास की NCERT की बुक से लिया गया है। वो पूछ रहे कि वो क्या है, हमने ऑप्शंस को रीड करना है और इसका आंसर देना है। अ स्टोरी अबाउट एन 8-year-old गर्ल इज फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जिसमें कोई 8 साल की लड़की बाहर जाती है, जबकि दूसरी स्टोरी है। नेक्स्ट है अ स्टोरी अबाउट अ सेल्फिश टीनेज गर्ल हु इज ऑब्सेस्ड विद क्लॉथ्स। एक सेल्फिश टीनेज के बारे में गर्ल, ये भी बिल्कुल भी नहीं है इसका आंसर। अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट, बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन नंबर सी ही एग्जैक्ट आंसर रहेगा। अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल, कि कैसे एक गरीब लड़की को जज किया जाता है उसके क्लासमेट्स के द्वारा, तो जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118।
कंप्लीट द वर्ड कॉन्सी यूजिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स। सफिक्स क्या होता है गाइस? सफिक्स होता है जो पीछे लगता है, हिंदी में इसको प्रत्यय बोलते हैं, और प्रेफिक्स होता है उपसर्ग जो आगे लगता है। अब इस वर्ड के बाद हम क्या लगाएंगे, एक मीनिंगफुल मतलब वर्ड बन जाए, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा CONSCIENC। ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। इसके यूज़ करने से कंसाइंस बन जाएगा। In H.G. Wells' story Footprints Without Feet, Griffin, the scientist had carried out experiment after experiment to prove that। जो H.G. Wells की स्टोरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट के रूप में उसको दिखाया गया है, वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जाता है। वो क्या प्रूव करना चाहता है इतने एक्सपेरिमेंट करके? देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद लाइफ है। वी कैन ट्रैवल इन फ्यूचर टाइम, हम भविष्य में जा सकते हैं। द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, यस। ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा कि मानव शरीर को इनविजिबल यानी कि अदृश्य बनाया जा सकता है बाय द यूज ऑफ सम टाइप ऑफ मेडिसिन्स। 119 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल टेक ओनली एस टू फॉर्म अ प्लूरल। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसके साथ सिर्फ एस यूज करने से ही वो प्लूरल बन जाएगा? अब जो वर्ड है हीरो, उसके साथ हमें प्लूरल बनाने के लिए ES लगाना पड़ेगा, हीरोज़। रेडियो के बाद सिर्फ एस ही लगेगा, बॉक्स के बाद ES लगेगा, फ्लाई के बाद Y रिमूव करके IES लगेगा। सो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 120 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा 1B। क्वेश्चन नंबर 121। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ नाउन क्लॉज। इनमें से किस सेंटेंस में एक नाउन क्लॉज दिया गया है? ऑप्शंस रीड करते हैं गाइस इसके। यू सेड दैट ही वाज बिजी। नाउन क्लॉज बेसिकली होता क्या है, जिसमें हमको व्हाट का आंसर मिले कि क्या। यू सेड उसने कहा, अब यहीं पे आ गया कि क्या कहा। यू सेड क्या कहा, व्हाट, दैट ही वाज बिजी कि वह बिजी था। सो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, जिसमें जो व्हाट को आंसर करे वही नाउन क्लॉज होता है। यू सेड दैट तुमने कहा क्या, दैट ही वाज बिजी कि वह बिजी था। क्वेश्चन नंबर 122। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट टेक अ डिफ्थोंग। डिफ्थोंग होती है गाइस जिसमें डबल साउंड आए, इसमें दो वोवल की साउंड आए। अब देखते हैं हेयर, अब इसमें तो एक ही आ रही है हेयर। बॉय, बॉय, ओ आई, ओई, बॉय, तो इसमें डबल साउंड आ रही है। 122 का जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बॉय, ओ और ये आई, ओए, बॉय, ये इसकी साउंड आ रही है, तो इसमें 122 का ऑप्शन यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 123। What sort of proposal is Anton Chekhov's play The Proposal about? एंटन चेकव का जो प्ले है द प्रपोजल वो किसके बारे में है? अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का प्लान, सुझाव या फिर कोई स्कीम, योजना। एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन, या फिर किसी प्लान या फिर कोई ऑफर हो किसी के बारे में पॉसिबल प्लान के लिए। द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, बिल्कुल यही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। ये 10th क्लास की NCERT की इंग्लिश की बुक से लिया गया चैप्टर है द प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 124। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये सेंटेंस है इसमें जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है उसका क्या मतलब है? ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो, अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो, अपनी खुद की ही परछाई से डरना। तो क्या होता है इसका मतलब? अपनी खुद की परछाई से, खुद की ही परछाई से डरने का मतलब होता है वेरी टिमिड एंड सस्पिशियस, जो कि बहुत ही दब्बू या फिर संदेहशील हो, उसके बारे में ये बोला जाता है अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो, खुद की ही परछाई से डरना। क्वेश्चन नंबर 125। चूज द करेक्ट फ्रेज इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो अंडरलाइन फ्रेज है उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो एक करेक्ट सेंस दे। सुनील, देर इज़ अ लेटर फॉर यू इन द टुडेज पोस्ट। आज की पोस्ट में तुम्हारे लिए एक लेटर है। देर इज़ 4
मी ऑल्सो, मेरे लिए भी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, देयर इज़ वन फॉर मी एज वेल, मेरे लिए भी वहाँ पर एक है। क्वेश्चन नंबर 126, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। इट इज़ अ लवली प्लेस, यह एक बहुत ही लवली प्लेस है। तो जो इसका एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा व्हाट अ लवली प्लेस, कि कितना प्यारा स्थान है या फिर कितनी प्यारी ये जगह है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए गाइस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द सेंटेंस। द बॉय हु स्टोल द वॉच, वो लड़का जिसने मेरी वॉच चुराई थी, वाज कोट, पकड़ा गया। मतलब एक प्रकार से लड़के को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। और इसमें जो द बॉय है वो क्या है, नाउन है। नाउन को जो क्वालिफाई वो करता है वो होता है एडजेक्टिव क्लास। ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा 127 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनमें से क्या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। एज ही वॉज सिक ही कुड नॉट वर्क, जैसा कि वो बीमार था वो काम नहीं कर सका। ही इज़ वेरी लर्नेड येट हम्बल, वह बहुत ही पढ़ा लिखा है, लर्नेड है, विद्वान है, येट हम्बल, फिर भी वो हम्बल है, विनम्र है। हुएवर इज लर्नेड इज रिस्पेक्टेड, जो भी कोई लर्नेड होता है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, वह पसंद करता है जो भी मैं उसको सजेस्ट करता हूँ। सो जो 128 का एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये एग्जाम्पल नहीं है किसका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, बाकी सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द अंडरलाइंड इन द सेंटेंस गिवन। इनमें से हमने एक वर्ड ढूंढना है, वर्ड बताना है इन चारों में से जो इस अंडरलाइन वर्ड के लिए आएगा। इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, भारत में जो कि एक औद्योगिक देश है, देयर इज़ मोर देन द नीडेड अमाउंट ऑफ लेबर, जितने लेबर की यानी कि जितने मजदूरों की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में है। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, सुपरफ्लूअस, यानी कोई चीज़ अधिकता में होना, ये उसका मीनिंग होता है सुपरफ्लूअस। सुपरस्टिशियस, सुपर स्पेशलिस्ट, सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वासी, जो कि अंधविश्वासों में झूठ पखंड, ईश्वर में कुछ ज़्यादा ही अंधभक्ति रखता है, उसके बारे में बोलते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट, बहुत ही बिल्कुल ही स्पेशलिस्ट होता है, उसके बारे में बोलते हैं। सुपर स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है जिसकी संरचना बहुत अच्छी हो। तो सुपरफ्लूअस मीनिंग का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत कम है और वो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन द पैसिव वॉइस। इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है। माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड एज एन आइडियल पीपल, पैसिव की पहचान क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके अंदर आती है। माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड, अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है। आई वाज आस्क्ड टू गो एंड टू सिट ऑन द बैक बेंच, आई वाज आस्क्ड, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस इसका, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, अब यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, दे बाई एंड सेल सेकेंड हैंड बुक्स ऑन द पेवमेंट एवरी सैटरडे, अब यहाँ पे जो सेल है फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यही पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 131, ही स्ट्रेन्ड हिज ईयर्स डैश द साउंड ऑफ द ट्रेन, उसने अपने कान लगाए क्या करने के लिए, टू कैच द साउंड ऑफ द ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा, टू कैच द साउंड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की आवाज़ को कैच करने के लिए उसने अपने कान ऐसे स्ट्रेन कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, इफ़ आई डैश दैट यू वर कमिंग आई वुड हैव मेट यू एट द स्टेशन, यदि मुझे पता होता कि तुम आओगे तो मैं तुमसे मिलने के लिए स्टेशन पर ज़रूर आता। तो इसमें देखिए गाइस, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डी तो पहले ही कट जाता है, हैड के साथ नॉन आती है थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैड प्लस नॉन। न्यू इसमें आ नहीं सकता क्योंकि
वुड हैव मैट, इसमें पहले पास्ट होना चाहिए और पास्ट होने के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है इट हैज़ बीन 2 years डैश आई लास्ट saw her। अब यहाँ पर बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, इट हैज़ बीन 2 साल हो चुके हैं सिंस आई लास्ट saw her। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट आंसर रहेगा 133 का, ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 134 माई फादर डज नॉट अलाउ एनीबडी डैश इन अवर हाउस टू हैव स्मोक, टू स्मोक, स्मोकिंग या फिर फॉर स्मोक। क्वेश्चन नंबर 134 का एग्जैक्ट आंसर रहेगा टू स्मोक, यानी कि मेरे फादर हैं जो वो अलाउ नहीं करते किसी को भी टू स्मोक, धूम्रपान करने के लिए किसी को भी वो हमारे घर में अलाउ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 135 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डिफरेंट वर्ब पैटर्न, इनमें से किस में एक डिफरेंट वर्ब पैटर्न्स है। सो गाइस देखिए, द चिल्ड्रन कैप्ट क्वाइट, द बॉय लॉस्ट हिज पेन, रजनी ओपन्ड द डोर, माई फादर हेल्प्ड द पुअर। क्वेश्चन नंबर 135 का जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, द चिल्ड्रन कैप्ट क्वाइट, क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, खुद के ही ऊपर मतलब द चिल्ड्रन कैप्ट क्वाइट, बच्चे शांत रहे। द बॉय लॉस्ट हिज पेन, लड़के ने क्या खो दिया, उसका पेन खो दिया। रजनी ओपन द डोर, रजनी ने डोर ओपन किया। माई फादर हेल्प द पुअर, फादर ने भी किसी की हेल्प की है, बट यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 136 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड, ऑस्पिशियस होता है शुभ और इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ऑस्टियर इसकी स्पेलिंग ठीक है, ऑथेंटिक इसकी स्पेलिंग ठीक है, बट जो एवलांश है उसकी स्पेलिंग गलत है। इसमें जो ये ए है बीच में, ये ए नहीं आता, AVALANCHE एवलांश, एवलांश होता है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हिमस्खलन, यानी कि बर्फ़ का गिरना। जब पहाड़ों से बर्फ़ गिरती है तो उसको एवलांश बोला जाता है, हिमस्खलन। क्वेश्चन नंबर 137 हु हैज़ इलस्ट्रेटेड द स्टोरी मैडम राइट्स द बस बाय वल्ली कनन, किसने ये स्टोरी इलस्ट्रेट की है, जो ये 10th क्लास की NCERT की इंग्लिश की बुक से लिया गया एक टॉपिक है, मैडम राइट्स द बस। क्वेश्चन नंबर 137 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, RK लक्ष्मण। वल्ली कानन की जो स्टोरी है वो किसने इलस्ट्रेट किया है, RK लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस व्याकरणिक रूप से गलत है। सो क्वेश्चन नंबर 138 के ऑप्शन देखिए, आइंस्टाइन वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री, यू आर ए मैकेनिक इजंट इट, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, दास कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एवर रिटन। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें क्या बोला गया, यू आर ए मैकेनिक, आरंट यू, इजंट इट की जगह क्या आएगा, आरंट यू, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट बनेगा, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग। यू आर ए मैकेनिक इजंट इट की जगह आरंट यू आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अनकैनी फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, अ क्वारल और एन आर्ग्यूमेंट, अ स्ट्रेंज मिस्टीरियस डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, समथिंग अनरिमार्केबल। जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अनकैनिंग का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंज, अजीब, विचित्र, मिस्टीरियस, रहस्यमय, डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, जिसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सके। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140 द अंडरलाइंड वर्ड in the given sentence is an. Her selection as principal of the local school was celebrated by the village community. Her selection उसका चयन as प्रिंसिपल के रूप में उसका चयन, तो ये एज ए नाउन यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 140 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन रस्किन बॉन्ड्स स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये 9th क्लास की NCERT बुक से लिया गया है क्वेश्चन। इन रस्किन बॉन्ड की स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो इज ए, टोटो क्या है इसमें, जो 141 का एग्जैक्ट आंसर होगा मोंकी, ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। टोटो एक मोंकी का नाम होता है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो।
क्वेश्चन नंबर 142. Adrienne Rich in her poem The Trees compares the branches bows shuffling under the roof dash to. जो द ट्रीज पोइम है ड्रीन रिच की, उसमें वो ब्रांचेस को किस चीज़ से कंपेयर करती है? न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स हेडिंग फॉर द क्लिनिक डोर्स, जो नए नए रोगी होते हैं जिनको अभी भी डिस्चार्ज हुआ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और वो दरवाजे की तरफ जा रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। जो ब्रांचेस है वो नए नए रोगी, जो अस्पताल छुट्टी मिलती है नए नए रोगियों को, तो वो उनसे कंपेयर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 143. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज यूज टू डिनोट द स्किन ऑफ द एनिमल्स? एनिमल्स की स्किन होती है, उसको डिनोट करने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 हाइड, हाइड वर्ड ही इसके लिए यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बी फॉर्म ऑफ वर्ब? बी फॉर्म, बी का मतलब क्या होता है? होना। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी क्या हैं? बी की वर्ब की फॉर्म है। आई एम अ टीचर, यस, यहाँ पर बी की फॉर्म में हुआ है। माई सिस्टर रोट और लेटर, ही कैन स्विम, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी यूज टू डिस्क्राइब अ नेगेटिव क्वालिटी? किसी भी नकारात्मक गुण को दर्शाने के लिए जो कौन सा इसमें जो वर्ड है वो आएगा? डिलीजेंट, ये होता है बिल्कुल कुशल। इंटेलिजेंट एक प्रकार से उसको बोल सकते हैं। सैगेशियस, मेधावी होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। टायरसम होता है उबाऊ। तो जो यही ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जाम्पल रहेगा, टायरसम यानी कि उबाऊ, बोरिंग करने वाला। क्वेश्चन नंबर 146. हु गोबल्स अप द पायरेट इन द ओजननेस फ्रॉम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन? जो ये पोइम है ओजननेस की, उसमें पायरेट, पायरेट होता है समुद्री डाकू, उसके ऊपर कौन हमला बोलता है? क्वेश्चन नंबर 146 का एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कस्टर्ड द कावर्डली ड्रैगन, जिसको बोला गया है। जो कस्टर्ड ही होता है जो पायरेट के ऊपर धावा बोलता है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 147. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। तो जो इसमें कम, कुछ, सम है, जो कुछ वर्ड आया है सम, वो कैसे यूज़ हुआ है? क्या है वो? एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर वो प्रपोजिशन है? सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एडजेक्टिव, जो कि राइस नाउन की जो मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिफाई कर रहा है, उसको उसकी विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव सम राइस यानी कि उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि कुछ चावल खाए। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए. रडयार्ड किपलिंग्स पोइम बिगनिंग द कैमल्स हम्प इज एन अगली लंप डैश इज. क्वेश्चन नंबर 148 का एग्जैक्ट आंसर देखिए गाइस. अ क्वेश्चनरी टेल अबाउट व्हाट हैपन्स इफ वी हैवंट इनफ टू डू. यही है जो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ए क्वेश्चनरी टेल, एक ऐसी कहानी जो हमको कोशिश करेगी क्या होगा यदि हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो निठल्ले पड़े रहेंगे तो. क्वेश्चन नंबर 149. टू होम डज मैडम लॉयजल गो टू बोरो ज्वेलरी इन गाय दी मॉप्संट स्टोरी द नेकलेस. ये स्टोरी भी 10th क्लास की NCERT की इंग्लिश की बुक से ली गई है. और इसमें जो मैडम लॉयजल होती है वो किसके पास जाती है ज्वेलरी उधार लेने के लिए, एक हार उधार करने के लिए, नेकलेस बोरो करने के लिए, वो किसके पास जाती है? तो वो जाती है मैडम फॉरेस्टियर के पास एक ज्वेलरी बोरो करने के लिए, ताकि वो पार्टी में वियर कर सके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली. इनमें से किसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी स्पेलिंग गलत है. पेडागोजी, ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, इसमें ए नहीं आएगा, PEDAGOZY. पार्लियामेंटेरियन, इसमें भी ई नहीं आएगा, ई की जगह ए आएगा. पैथेटिक, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है. जो ये पैराम्पेटरी है इसमें ओ नहीं आएगा, पैराम्पेटरी इसमें ओ नहीं आएगा. बाकी तीनों स्पेलिंग इनकरेक्ट है. जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी. सो गाइज ये था 2018 का TGT इंग्लिश का एस्टेट का सोल्ड क्वेश्चन पेपर.
If you like the video, then don't forget to like the video and share and subscribe our YouTube channel. Bye bye. Take care. Have a nice day. Thank you. Thanks for watching.